गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बीए पार्ट सेकंड में विज्ञान का दर्शन विषय पर अध्ययन करेंगे। विज्ञान का दर्शन पढ़ने से पहले एक चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। मैंने आपको आज पीडीएफ फॉर्म में भेजा था। मुझे विश्वास है आप लोगों ने उसे ओपन करके पढ़ा होगा और समझने की कोशिश की होगी कि आखिर फिलॉसफी ऑफ साइंस है क्या। वो आपकी नोट्स बनाने में मदद करेगा। अब मैं उसी पीडीएफ को वीडियो फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो उस पीडीएफ में नहीं है, मैं अपने ज्ञान के आधार पे आपको उद्घाटित करूँगा। आप इन्हें समझें, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा सिद्ध होगी। देखिए, दो शब्द हैं, फिलॉसफी ऑफ साइंस। साइंस विज्ञान है, फिलॉसफी दर्शन है। प्रश्न उठता है, दर्शन क्या है? तो देखिए, फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया। फिलोस का मतलब क्या है? अनुराग, प्रेम। और सोफिया का मतलब ज्ञान, यानी ज्ञान का अनुराग। किसी भी विषय के संदर्भ में हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो अनुराग के साथ हो, प्रेम के साथ हो, उसकी मीमांसा हम कर सकें। यानी ज्ञान का प्रेम। कोई भी व्यक्ति जिज्ञासु होकर नवीन ज्ञान की प्राप्त करने की इच्छा रखे और उस इच्छा के रखने के आधार पर वो ज्ञान को एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर उल्लेखित करे, तो इसे हम विज्ञान के दर्शन के रूप में समझ सकते हैं। अब प्रश्न उठा, क्या विज्ञान का दर्शन सार्थक रूप से हम बना सकते हैं या इससे पहले हमें समाज के सत्य को जानने की आवश्यकता है? प्यारे विद्यार्थियों, एक शब्द है सोशल रियलिटी, सामाजिक यथार्थ। इसे हम वास्तविकता कह सकते हैं। वह विचारधारा जो समाज के विभिन्न घटकों को उनके व्यवहारिक रूप में स्वीकार करती है, अर्थात सामाजिक यथार्थ इसे हम कहेंगे, जिसे व्यवहारिक आधार पर स्वीकार किया गया है। यह एक भौतिकवादी अवधारणा है जो समाज के संदर्भ में आदर्शवाद को अस्वीकार करती है। समाज को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करने के कारण इसे वास्तववाद भी कहा जा सकता है। अर्थात वास्तववाद की वह अवधारणा जिसके अंतर्गत यह स्थापित किया गया है कि समाज को सत्य के रूप में स्वीकार करो, आदर्श के रूप में मत करो। जैसे हमें माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, ये बड़ी आदर्शवादी बात है। इसमें आइडियोलॉजिकल अप्रोच है। लेकिन यदि हम कहें कि भारतीय समाज में सामान्यतः सभी बच्चे माता पिता के चरण वंदन करते हैं, और इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण क्या है? इसका श्रेष्ठ उदाहरण है कि रामायण हमारे यहाँ प्रमुख धर्म ग्रंथ के रूप में पूजी जाती है। उसमें भगवान राम के दर्शन को इसके साथ जोड़ा गया है। तो वो अपने माता पिता और गुरु को चरण स्पर्श करते थे। तो ये हमारा एक यथार्थ है कि भारतीय संस्कृति में हिंदूवादी परंपराओं के अनुसार सामाजिक यथार्थ में माता पिता की चरण वंदना, यहाँ कोई आदर्शवाद स्थापित नहीं है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, विद्वानों ने सामाजिक यथार्थ की अनेक परिभाषाएं दी। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं, सबसे पहले कार्टर ने कहा, कार्टर कहता है अपनी पारिभाषिक रूप में वह अवधारणा जिसके अनुसार वस्तु की अस्तित्वपरकता मानव के चेतन मन से स्वतंत्र रूप से अस्तित्वान है, सामाजिक यथार्थ कहलाती है। अर्थात अस्तित्व के संदर्भ में चेतन पक्ष को बताने वाली जो अभिव्यक्ति है, इसे हम सामाजिक यथार्थ कहेंगे। अब यहाँ पे दो शब्द आ गए, वस्तु और अस्तित्व। अब इसको यूँ समझें, रसगुल्ला खाने का आनंद कुछ अलग है। अब यह वस्तु नहीं है, मगर आप उस आनंद को आविर्भूत कर रहे हैं। एक हम कहें हमने रसगुल्ला खाया, बड़ा स्वादिष्ट था, तो वस्तु भी हमारे सामने थी रसगुल्ले के रूप में, और उसका स्वाद उसके अस्तित्व को प्रकट कर रहा था। रॉस के अनुसार सामाजिक यथार्थ से तात्पर्य है कि समाज के संदर्भ में हम जो कुछ भी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं उसके पीछे उसका मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत होता है,
और उस अनुभव के आधार पर आता है। तो दर्शन में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अनुभव का समावेश भी पाया गया है। स्वामी रामतीर्थ के शब्दों में सामाजिक यथार्थ का अर्थ उस विश्वास और सिद्धांत से लिया जाता है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा हम दिखाई देता है। यानी जो जैसा है, जो जैसा दिखाई दे, उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना इस सिद्धांत की प्रमुख बात है। नेफ के अनुसार सामाजिक यथार्थ आदर्शवाद का प्रतिकार है, जो कि समाज के संदर्भ में निरूपित सभी प्रकार के तत्वों को आश्रय मानकर मस्तिष्क में मानता है। अर्थात जो कुछ भी आदर्शवाद का प्रतिकार है, समाज के संदर्भ में जो विशिष्ट माना जाता है, उसका आश्रय लेना ही यहाँ पर यथार्थ है। रेडिकल ब्राउन की हम बात करें तो सामाजिक यथार्थ का यह मुख्य विचार है कि समाज में सभी वस्तुएं और क्रियाएं वास्तविक हैं। यदि उनको देखने वाला व्यक्ति ना भी हो तो उनका अस्तित्व रहेगा। जैसे चांद, सूरज, अब कुछ समय के लिए बादल आ जाएं और चांद और सूरज छिप जाएं तो क्या चांद और सूरज का अस्तित्व नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये हो सकता है कि कुछ देर के लिए, कुछ समय अवधि के लिए उस पर बादल की छाया आई और वो हमको दिखाई ना दें। तो जरूर नहीं है कि जो सामने है वो ही सत्य है। कभी कभी जो अदृश्य होता है वो भी सत्य की श्रेणी में आता है। अब हम इसके संदर्भ में अगली व्याख्या करेंगे कि विज्ञान का दर्शन क्या है, फिलॉसफी ऑफ साइंस। जैसा कि हमने इसकी शाब्दिक व्याख्या की कि फिलोस और सोफिया के आधार पर ज्ञान का जो प्रेम है वो विज्ञान का दर्शन है। सामान्य अर्थ में जब विज्ञानों के विभिन्न विषयों की दार्शनिक दृष्टिकोण से विवेचना की जाती है, कोई भी हो तथ्य, उसकी दर्शन के आधार पर व्याख्या की जाए तो इसे विज्ञान का दर्शन कहा जाएगा। अब इसमें हमें अतिवादी से बचना है। अतिवादी का मतलब है इतना ज़्यादा ज्ञान की चादर में बेवकूफ़ भी नहीं बनना है कि सामने वाला ये सोचे कि ये इसका मंतव्य क्या है। एक मैं हंसी का उदाहरण देता हूँ। एक बार एक ग्रामीण महिला ने दीवार पर गोबर को उठाया और उसको कंडे बनाने के रूप में उसको वहाँ पर दीवार पे लगा दिया। अब एक सामान्य घटना है कि वो ग्रामीण महिला ने उस गोबर से कंडा बनाया और वो कंडा दीवार पे चिपका हुआ है। अब इस घटना को एक प्रमुख दर्शन शास्त्री विद्वान ने देखा। आप ताज्जुब करेंगे, वो कंडे के पास दीवार से दूर खड़ा रहा और घंटों उसको निहारता रहा। दूसरे विद्वान ने पूछा कि भैया आप क्या देख रहे हैं? बोले यार मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये जो कंडा बना है या गोबर यहाँ पे लगा है वो तो है, ठीक है, लेकिन गाय ने दीवार पे गोबर कैसे दिया होगा? अब आप देखिए, ये सामान्य मनोविज्ञान की बात थी कि गाय गोबर वहाँ थोड़ी करेगी, उसने तो किया तो जमीन पे ही होगा, उसको उठा के वहाँ पे कंडा बनाया गया है। तो दर्शन की अतिवादिता से भी हमें बचना चाहिए कि हम मूल बिंदु से भटक जाएं और यथार्थ में कोसों दूर निकल जाए। विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत विज्ञान के दार्शनिक, तार्किक, पूर्व धारणाओं तथा उससे निकलने वाले परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार विज्ञान के दर्शन में निम्न 3 बिंदुओं को विशेष रूप से हम संबोधित करेंगे या ध्यान आकृष्ट करेंगे। नंबर 1, अभिधारणाओं का चरित्र एवं विकास कैसा है, परिकल्पना कैसी है, तर्क एवं निष्कर्ष कैसा है। जिस प्रकार विज्ञान में इसका प्रयोग होता है, जिस प्रकार से विज्ञान में प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है, भविष्यवाणी की जाती है, वैसे ही हमें किसी भी नए अध्ययन के अंदर ये देखना है कि वो जो कंसेप्ट, जो अवधारणा हम बना रहे हैं, इस अवधारणा का चरित्र कैसा होगा, उसका विकास कैसा होगा। परिकल्पना का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस, उपकल्पना, उस विषय के संदर्भ में बनाए गए कथन कैसे होंगे, तर्क कैसे निकलेंगे, निष्कर्ष कैसे निकलेंगे। इन सब की व्याख्या ठीक उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसे प्राकृतिक घटनाओं के संदर्भ में भविष्यवाणी हम करते हैं या व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए, साइंस का विद्यार्थी जब डिसेक्शन बॉक्स हाथ में लेकर किसी जीव जंतु का डिसेक्शन करता है, उसे पहले बेहोश करता है, फिर उसके एक एक अंग को काटकर उसकी पूरी आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है। उनको करने के बाद यदि उसने देखा कि हृदय के अंदर कितने पार्ट हैं, तो निष्कर्ष निकाल देगा कि मैंने डिसेक्शन किया, प्रयोग करने के बाद पता चला कि उस हृदय के कितने हिस्से थे, रक्त वाहिनियाँ कैसी थी, सामान्य अर्थ में वो जीव जंतु
अपनी मूल प्रक्रियाओं में कैसा व्यवहार कर रहा था। ऐसी स्थिति में ये जो अवधारणाएं हैं, इनका चरित्र प्राकृतिक विज्ञान में देखा गया। ठीक वैसे ही समाजशास्त्र में विज्ञान का दर्शन क्या है। कोई भी घटना घटित हुई, हमें उस घटना के मूल में जाना है, उसके कार्य कारण संबंधों को देखना है कि वो घटना घटित होने के पीछे कारण क्या रहा, उसके पीछे लोगों का रुझान क्या रहा, व्यक्तिगत उसकी मंशा क्या थी, लोग उस घटना के बारे में, कंसेप्ट के बारे में कैसा सोचते थे, कैसा समझते थे। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा बिंदु है, वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए किस प्रकार के तर्क का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे लॉजिक की बात हो रही। अगर हम हवा में कोई बात करें, जैसे मुझे रात को सपना आया और मुझे भगवान ने कहा कि तू फला प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाएगा और उसके लिए तुम्हें 2 केले के फल खाने हैं। अब देखिए, यहाँ कोई लॉजिक है क्या? अगर ये लॉजिक होता तो 2 केले के फल खाने के बाद या 2 केले खाने के बाद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सामान्य रूप से खा सकते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, लॉजिक 2 प्रकार का होता है। एक होता है आगमन, एक होता है निगमन। आगमन और निगमन में अंतर क्या है? निगमन होता है जब हम किसी भी सामान्य तथ्य से नवीन विशिष्ट तथ्य की खोज करते हैं, यानी सामान्य से हम नए की ओर गए, नया कुछ हमने इवेंट किया, तो ये हमारा निगमन तर्क हो जाएगा। दूसरा है निगमन से, इसको उल्टा कर दीजिए, जब हम किसी विशिष्ट तथ्य या सिद्धांत से सामान्य बातें निकालते हैं तो निगमन के उल्टा ये आगमन होगा। आगमन का मतलब यहाँ पे क्या है? एक ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि सर्वमान्य सत्य के आधार पर निष्कर्ष, जैसे पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब हम इसके ऊपर व्याख्या कर रहे हैं कि सूर्य निकला, पक्षी चहकाए, तो भाई क्यों चहके पक्षी? कोई पूर्व दिशा में सूर्य निकला, तो विशिष्ट बात से हमने सामान्य कथन कहना चालू कर दिया, ये आगमन है। और सामान्य कथनों से हमने कोई नई बात कही, ये निगमन है। तो ऐसे ही विज्ञान के दर्शन में आप रट लें, इसे तर्क का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बिंदु है, विज्ञान के दर्शन में वैज्ञानिक विधि का सूत्रीकरण होता है, कार्य क्षेत्र, उसकी सीमाएं तथा उन साधनों को निर्धारित किया जाता है जो वैज्ञानिक तथ्य को समुचित वस्तुनिष्ठ समर्थन प्राप्त करने के लिए होते हैं, उनके प्रयोग के संदर्भ में होते हैं। अर्थात विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत हमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना होगा। अब यहाँ कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न उठा होगा कि सर, वैज्ञानिक विधि क्या है? बिल्कुल सहज और सरल रूप में आप समझें। जब आप 9th-10th में थे तो आप सामान्य विज्ञान पढ़ते थे, जनरल साइंस, उसमें था कि भाई आलू में स्टार्च होता है, नींबू में एसिड होता है, लाल और नीला लिटमस पत्र लगाकर हम अम्ल और क्षार के बारे में जानते थे, प्रयोग करते थे। इस घटना में आपने क्या देखा? आपको नहीं पता क्षार क्या है, अम्ल क्या है, आपने प्रयोग किया, लिटमस पत्र का कलर चेंज हुआ तो आपने निष्कर्ष निकाल दिया। ठीक इसी प्रकार दूसरे रूप में यदि आप देखें, इसकी व्याख्या करें, तो विज्ञान में भविष्यवाणी होती है, प्रयोग होता है, कार्य कारण संबंध होता है, उपकल्पना बनाई जाती है, किसी घटना के मर्म तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता में अंतर रखा जाता है। या व्यक्तिनिष्ठता क्या है? व्यक्तिनिष्ठता का मतलब है कि आप सजीव इकाई और निर्जीव इकाई को केवल वस्तु माने। यदि आपने अपने मन का विचार डाल दिया, पूर्वाग्रह डाल दिया, आप उनसे प्रभावित होकर कोई बात करने लगे, तो फिर आप वहाँ व्यक्तिनिष्ठ हो रहे हैं। अगर आप धर्म, जात, लिंग को देकर बात कर रहे हैं, आप वहाँ व्यक्तिनिष्ठ हो रहे हैं। विज्ञान के दर्शन में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता किस प्रकार आएगी? जैसे एक डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करे, उसे ऑपरेशन करना पड़े, चाहे उसका पिता ही क्यों ना हो, अगर वो थोड़ी पल के लिए सोच लगे मेरे पिताजी हैं, आप कल्पना कीजिए, क्या उसके देह पर, क्या वो अपने औजार चला पाएगा? क्या वो कैंची से कट करके ऑपरेट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वहाँ वेदना होगी, उसे लगेगा कि मेरे पिता के मैं कैंची से काट रहा हूँ। लेकिन वो एक रोगी मानकर, वस्तु मानकर ऑपरेशन करेगा, भूल जाएगा भावनाओं में कि मेरे पिता है या कोई सामान्य व्यक्ति, शायद वो सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर जाएगा। तो यहाँ सफलतापूर्वक ऑपरेशन करने के पीछे उसकी वस्तुनिष्ठता ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
क्योंकि वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही वो व्यक्ति किसी न किसी कार्य को कर सकता है। अब वैज्ञानिक विधि के अंदर समुचित वस्तुनिष्ठ समर्थन तो हम प्राप्त कर लेते हैं। दर्शन यह तय करने में सहयोग प्रदान करता है कि क्या क्या वास्तविक है, विज्ञान हो सकता है, यह प्रक्रिया पूर्णतः संभावना पर टिकी होती है। दर्शन द्वारा तय हो जाने के बाद यह जरूरी नहीं कि आगे चलकर कोई सिद्धांत नियम प्रमाणिक होकर विज्ञान कहलाए, परंतु ये भी आप बात मानिए, इतना ज़रूर तय है कि बिना दर्शन के किए गए नियम सिद्धांत कभी भी प्रमाणित नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्मांड में असंगत परिस्थितियों का अस्तित्व संभव नहीं है। और जैसे जैसे दर्शन असंगत संगत परिस्थितियों में भेद उत्पन्न करता है, दर्शन विज्ञान का पैर है, इसके बिना विज्ञान का एक कदम भी नहीं चल सकता। अब यहाँ पर एक कोटेशन जो आपके सामने नहीं आई है, इस व्याख्या में आप क्या समझेंगे? विज्ञान क्या है? पैर। अब ये विज्ञान का पैर क्या है? दर्शन। और बिना विज्ञान के एक कदम भी दर्शन काम नहीं करेगा, तो इसे पैर के साथ जरूरी अंग माना गया है। अब विज्ञान में दर्शन का क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दर्शन के महत्व को समझने के लिए वैज्ञानिक आधार पर हमें देखना है कि विज्ञान के विषयों में जब हम दार्शनिक आधार पर अध्ययन करते हैं तो पहला बिंदु तो यही मान लीजिए कि दर्शन विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 2, वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों की व्याख्या के लिए दर्शन एक आत्मीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। नंबर 3, दर्शन के द्वारा यह संभव हो जाता है कि व्यक्ति इस जगत के साथ साथ सीमित नहीं है, बल्कि इस आंतरिक संबंध भी स्थापित करता है। मनुष्य और जगत के बीच में विभिन्न संबंधों की व्याख्या के लिए दार्शनिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस आधार पर हम विज्ञान में दर्शन के महत्व को समझ सकते हैं। दर्शन के द्वारा सभी संभावनाओं और उनकी संगत परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, यानी पॉसिबिलिटी क्या है, नॉन पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब संभावना और गैर संभावना के बीच के अंतर को यहाँ पे स्पष्ट किया जाता है। नंबर 2, दर्शन किसी भी संभावित सिद्धांत या नियम को गलत सिद्ध नहीं करता, बल्कि शर्तों की व्यापकता के आधार पर संभावित सिद्धांत या नियम की सत्यता की संभावना को अधिक बढ़ा देता है। मतलब फिलॉसफी ऑफ साइंस कभी भी किसी नियम को गलत सिद्ध करने के लिए नहीं बनी, बल्कि उसका मतलब तो क्या है कि वह व्यापकता के आधार पर संभावनाओं को, नियमों की खोज करने पर बल देती है। विज्ञान के कूटकरण सिद्धांत मतलब कोडिंग में किसी भी नियम या सिद्धांत को सहमति और अवलोकन के आधार पर सिद्ध नहीं किया जाता। मतलब ये नहीं कि 10 लोगों ने सहमति दे दी या 15 लोगों ने अवलोकन करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल दिया, ये इसमें कभी नहीं होता। दर्शन में अवलोकन के आधार पर असहमति द्वारा भी अमान्य घोषित किया जा सकता है। 20 लोग किसी बात को मान रहे हैं और उसका तार्किक आधार नहीं है, तो उस तार्किक आधार नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। हम किसी भी विषय के अध्ययन की शुरुआत कुछ मानक तथ्यों के साथ करते हैं, आगे चलकर सभी संभावित परिस्थितियों की व्याख्या करते हैं। मतलब कुछ हमारी सिचुएशंस होती हैं हाइपोथेसिस उपकल्पना के रूप में, फिर उनकी परिस्थितियों की हम व्याख्या करते हैं, और इस तरह मान्य तथ्यों के गलत हो जाने पर एकत्रित के आंकड़े या भविष्यवाणी से हम सरोकार नहीं करते, उसको हम गलत भी बना देते हैं, क्योंकि सभी संगत परिस्थितियों की देन होते हैं। विज्ञान किसी प्रक्रिया का नाम नहीं है। जहाँ एक अवधारणा को प्रमाण की आवश्यकता होती है, वहाँ इसके अंतर्गत एक प्रयोग को सिद्धांत की आवश्यकता होती है, जिससे कि जांचा जा सके कि कहीं उसके अंदर प्रायोगिक त्रुटि तो नहीं हुई है। अर्थात किसी भी प्रक्रिया के रूप में, अवधारणा के रूप में सिद्धांत की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। इसके महत्व के रूप में हम कह सकते हैं कि विज्ञान किसी भी ऐसी प्रक्रिया, नियम, अवधारणा, सिद्धांत अथवा परिभाषा को मान्यता नहीं देता जिस पर मान्यता देने के बाद प्रश्न उठाए जा सकें, क्योंकि ऐसा करने से विज्ञान बिना पैरों को हो जाता है और उसका विकास रुक जाता है। उसके लिए विज्ञान का दर्शन सहारा लेता है और संगत परिस्थितियों का, जो उससे जुड़ी हुई परिस्थितियाँ उनका वो सामान्य रूप से विश्लेषण करता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि संगत परिस्थितियाँ क्या है। संगत परिस्थिति का मतलब है तर्क, वस्तुनिष्ठता,
ऐसी परिस्थितियाँ जो विज्ञान को पलने का अवसर दे, फलने फूलने का एक सौभाग्य प्रदान करे। जहाँ गणित विज्ञान के आकार स्वरूप को निश्चित करने का प्रयास करता है, जैसे गणित में साइंस के आकार को स्वरूप को निश्चित किया जाता है, वही दर्शन अपने प्रश्नों के द्वारा विज्ञान की उन्नति करता है। क्योंकि दर्शन के प्रश्न कभी समाप्त नहीं होंगे। धरती क्यों बनी, चांद कहाँ से आया, ये हमारे स्वाभाविक प्रश्न है एक बालक मन के आधार पर। ये कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि ये उन्नति को लेके जाते हैं और उन्नति के आधार पर इनकी व्याख्या की जाती है। जब इसकी हम व्याख्या करते हैं तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि कोई भी विज्ञान का दर्शन किसी भी अध्ययन में महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक यथार्थ और विज्ञान के दर्शन में यही फर्क है कि यथार्थ सत्यता के आधार पर है, जबकि विज्ञान का दर्शन एक ऐसी विचारधारा या कूटनीति के आधार पर है जो किसी भी अध्ययन को बहुआयामी रूप से स्थापित करता है और उसको सम्यक बनाता है।